और ये बात करते हैं पंचायत चुनाव की। शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो गया और पूरे राज्य में 28,000 से ज्यादा नामांकन हुए, जिनमें ग्राम प्रधान के लिए 22,000, बीडीसी के लिए 11,629 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 1,907 लोगों ने नामांकन किया। 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 10 और 11 जुलाई को नाम वापस हो सकते हैं। इसके बाद 14 जुलाई को पहले और 18 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है। तो देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब तो नॉमिनेशन भी फाइल कर लिया गया है। 24 और 28 जुलाई को वोटिंग होनी है। 2 चरणों में मतदान, जिसके लिए हर पार्टी ने अपनी तैयारी पक्की कर रखी है। दस और 11 जुलाई को हो सकती है नाम वापसी। 28 और 24 जुलाई की यदि बात करें, दोनों ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन 2 तारीखों में मतदान होने हैं। रामनगर में सीएम धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढीला और तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटों का भ्रमण किया। इस दौरान सीएम धामी ने जंगल सफारी की और कॉर्बेट कर्मचारियों से मुलाकात भी की। सीएम धामी ने गजराज को केले भी खिलाए। वन्य जीव हमारी बड़ी धरोहर, और वन साथ साथ वन्य जीव हमारी बड़ी धरोहर है, सीएम धामी का कहना है। अपनी धरोहर को बचाने और बढ़ाने पर ही उनकी सरकार का पूरा फोकस है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हाथियों का झुंड पहुंचा यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी के पास, तो उन्होंने उनको केले खिलाए। तीन तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये रामनगर की तस्वीरें, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पहुंचकर अधिकारियों से भी उन्होंने क्षेत्र का हाल जाना और बारीकियां जानी। वन्य जीवों को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए यहाँ पर जिस तरह से कार्य किए जाते हैं, उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी ग्रहण की। और बड़ी संख्या में यहाँ वाइल्ड लाइफ है और उनका संरक्षण भी होना चाहिए, संवर्धन भी होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से हमारे राज्य में बहुत बड़ा पर्यटन आता है, बहुत बड़ा रोजगार चलता है। इसके लिए हमने एक इकोसिस्टम यहाँ बना रहे और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके कारण से मानव वन्य जीव संघर्ष अक्सर हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होता है। तो आज हमने ये प्रयास किया है कि जो राज्य के अंदर 40 डिवीजन है हमारे फॉरेस्ट विभाग के 40 डिवीजन, उन 40 के 40 डिवीजनों में हम फलदार पेड़ लगाएंगे। जैसे ये एक पेड़ माँ के नाम, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है पूरे देश के लिए, मैंने भी अपनी माँ के नाम से यहाँ भी एक पेड़ लगाया है। और इन पेड़ों में हम फलदार पेड़ लगा रहे हैं, जिससे कि हमारे जीव जंतुओं को बाहर ना आना पड़े, उनको अंदर ही मिले। जैसे कटहल है, आंवला है, बहेड़ा है और काफल है, जितने भी हमारे फल जो जंगल में हो सकते हैं वो सब लगाए हैं, एक शुरुआत की है। और कल मैंने यहाँ का रेस्क्यू सेंटर देखा था, इसमें 11 टाइगर और 13 लेपर्ड अभी हैं। उस सेंटर को भी और विस्तार देने के लिए हम भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। और आज फाटो जो हमारा रेंज है, उस रेंज पर भी मैं गया हूँ। वहाँ पर टाइगर्स के आउटर में है, लेकिन 12 महीने उसमें लोगों का आना जाना है। टाइगर सफारी कर सकते हैं, आसपास के लोग देख सकते हैं। 100 से अधिक जिप्सियाँ वहाँ पर चल रही हैं और रोजगार का एक बड़ा माध्यम ये हमारा फाटो की रेंज भी बन रही है, जिसके कारण से पिछले सालों में 25 करोड़ से भी अधिक का जो रोजगार है हमारे स्थानीय लोगों को भी मिला है।
इससे पहले सीएम धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फलदार पौधे का रोपण किया और इस दौरान सीएम धामी सभी लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की भी अपील करते हुए नजर आए। सीएम धामी ने कहा कि सभी को पौधारोपण करना चाहिए। पिथौरागढ़ में बॉर्डर इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गई हैं, जिस कारण व्यास, चौदास और दारमा घाटी का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। लिबु लेक बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड तवा घाट के पास में लैंडस्लाइड के कारण बंद है, जबकि दारमा घाटी को जोड़ने वाली छिरकिला के पास में बंद है। लैंसडाउन रूट पर दुगड्डा के पास में आमसौड़ गांव की पहाड़ी से एक बार फिर से ये पहाड़ी दरकने लगी है, जिसकी वजह से कई लोगों को और घरों को घर छोड़कर यहां से जाना पड़ रहा है। लगातार हो रहे भूस्खलन से न सिर्फ गांव के लोगों की जान को खतरा है, बल्कि लैंसडाउन और पौड़ी को जोड़ने वाले NH भी अब खतरे की जद में है। के पास आमसौड़ इलाके में इस समय मैं मौजूद हूं और हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं आमसौड़ इलाके के जो गांव हैं कि जिस तरीके से पिछले साल बरसात में यहां पे बादल फटा था और उसके बाद से हालात पहले ही ख़राब चल रहे थे और इस बरसात जब पहली बरसात हुई उसके बाद जिस तरीके से हालात यहाँ पे पैदा हुए हैं, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो परिवार है वो अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि किस कदर यहाँ पे जलजला आया था। सामने की जो अगर पहाड़ी आप ऊपर देखें तो पहाड़ी लगातार टूटती जा रही है और जैसे ही बरसात होती है तो ये मलबे के साथ ये पूरे गाँव पर मलबा आ जाता है और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से लोगों के खेत खलियान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी कहें, क्योंकि पिछले साल जब बरसात में यहाँ पर भूस्खलन हुआ था और बादल फटने की घटना हुई थी, उसके बाद से पहाड़ी पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया और जो ग्रामीण हैं यहाँ पर उनको भी शिफ्ट करने की कोई प्लानिंग नहीं की गई, जिसके चलते आज हालात ये हैं कि जो पूरा गांव है अब पलायन करने को मजबूर हो चुका है और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, दुगड्डा, आमसौड़। प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट है। देहरादून, नैनीताल के साथ ही आसपास के इलाकों में जहां मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। उत्तरकाशी में भारी मुसीबत का सबब बन रही है बारिश और हर्षिल में जालेंद्री नदी उफान पर आ गई है इसी के चलते, जिसकी वजह से पैदल लकड़ी के पुल बह गए हैं। उत्तरकाशी के पालीगांव में तेज बारिश से बरसाती मलबा जाख मंदिर परिसर में घुस गया। मंदिर के प्रांगण में मलबा आने की वजह से यहां पर लोगों को इकट्ठा होकर मंदिर की सफाई करनी पड़ी। उत्तरकाशी में तेज बारिश की वजह से मुसीबत बनती जा रही है बारिश। उत्तरकाशी में 29 जून को बादल फटने से भारी तबाही हुई। भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त यमुनोत्री हाईवे 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया। माफ कीजिए, 7 दिनों से खुल नहीं पाया है। इसको खोलने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आज 7 दिन हो गए हैं, यह हाईवे नहीं खुल पाया है। हाईवे को खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे 7 दिन के लिए बंद हुआ है, जिसकी वजह से 2 दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पिछले 7 दिनों से कटा हुआ है। यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी के पास में करीब 24 मीटर लंबे वैली ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया गया। 2 जगह सिलाई बैंड और यहाँ से जो है रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। पूरी रोड वॉश आउट हो गई थी। वहाँ पर जो है वैली ब्रिज का निर्माण प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि लगभग 3 से 4 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो यात्रा गाड़ियाँ हैं, स्थानीय गाड़ियाँ जो फंसी हुई हैं, उनका आवागमन सुचारू हो जाएगा और यात्रा गाड़ियाँ ऐसे निकल पाएंगी।
चमोली जिले में हो रही बारिश का सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण इलाकों पर पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें बाधित हो रही हैं, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जिले में अभी भी 22 सड़कें ऐसी हैं जो बारिश की वजह से बंद है। चमोली के उमट्टा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर पिछले दिनों हुई बारिश के बाद सड़क पर मलबा आ गया, जिससे एक कार दब गई। मलबे में कार को दबा हुआ देख के हर कोई हैरान नजर आया। जेसीबी की मदद से ये कार मलबे से हटाई गई है। देखिए, गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और इस बार सरकार ने बच्चों के हाथों में नई बुक देने की तैयारी कर ली है। इस सेशन से प्राइमरी स्कूलों में संस्कृत, स्पोर्ट्स और इंटर्नशिप की शिक्षा दी जा रही है। माफ कीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप की शिक्षा दी जा रही है। सरकारी स्कूलों में जिस पढ़ाई को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं वो है संस्कृत शिक्षा। लेकिन अब प्रदेश में 10,000 से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। इसी के साथ इस सेशन से सरकारी प्राइमरी स्कूलों में संस्कृत के साथ कौशल बोध और खेल यात्रा की नई किताब शामिल होगी। SCERT ने इस बुक को खास तौर पर तैयार करवाया है। संस्कृत चूँकि हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक लैंग्वेज हमारे यहाँ संस्कृत है, तो उसकी बुक्स थी, उसकी संस्कृत संबोधनी है, निर्जना है, ये नहीं थी, तो ये भी हमने स्कूल में जो प्रिंट करके हमने भिजवाए हुए हैं। इसी प्रकार से होम साइंस का हमारे पास था। होम साइंस बच्चों को पहले से पढ़ाई जा रही है, लेकिन कोई उसकी सरकारी कोई किताब उसकी नहीं थी। वो भी SCERT द्वारा उसका पाठ्यक्रम तैयार रखे, उसी किताबें तैयार रखे और हमारे निदेशालय द्वारा उसको प्रिंट करके स्कूलों में भिजवा दिया गया है। इसी सेशन से हमारी विरासत, हमारी विभूति, आपदा प्रबंधन की किताब भी स्कूलों में पहुंच चुकी है। अब सरकार की कोशिश है कि क्लास 3 से 5 तक एंटरप्रेन्योरशिप को भी बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे बचपन से ही आत्मनिर्भर और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें। कौशल बोध बेसिकली जो है बच्चों में जो है उद्यमशील मानसिकता को विकसित करने के लिए और व्यावसायिक शिक्षा को जो है एक प्रकार से शुरू से ही वो समझें कि व्यावसायिक शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और वो एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमशील व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, आगे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को कैसे उनको अवसरों में बदल सकते हैं। तो उसके लिए कौशल बोध नाम से पुस्तक शुरू हो गई है। उत्तराखंड में पहले NCERT का सिलेबस शामिल करना और अब प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को संस्कृत के साथ दूसरी किताबें पढ़ाने का फैसला एक अच्छी पहल है। लेकिन ये भी देखा जाना जरूरी है कि इन किताबों को पढ़ने के लिए स्कूल में बच्चे हैं भी या नहीं, क्योंकि कम छात्र संख्या के चलते प्रदेश के 30% स्कूल मर्ज किए जा चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड STF ने साइबर फ्रॉड के आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक अग्रवाल पर 750 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन करने का आरोप है। उधर बागेश्वर की कपकोट में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के प्रयास के मामले में खबर सामने आई है। आरोप है कि शुक्रवार रात लड़की को उसके परिचित और एक अज्ञात व्यक्ति ने जबरन उठाने की कोशिश की है, लेकिन शोर मचाने पर दोनों फरार हो गए। पीड़िता ने पहले भी आरोपी पर अश्लील हरकतें करने और धमकी देने का आरोप लगाया। एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का प्रयास किया गया है, जिसमें तत्काल उस पर मुकदमा लिख के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जिसको अभियुक्त का नाम लिया गया उसे पूछताछ की जा रही है और जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाइयाँ। मुहर्रम को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी सावधानी बरत रही है। मुहर्रम के जुलूस और कांवड़ यात्रा की तैयारी के चलते यहां पर SSP ने सभी थाना प्रभारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। शुरू हो गए हैं और 6 और 7 तारीख को महत्वपूर्ण जुलूस
होने हैं उसको लेके खासकर जो हमारे अति संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है। संबंधित थाना प्रभारी को और उसके साथ ही जो सर्कल अफसर हैं एसपी सिटी एसपी ग्रामीण उनको भी हिदायत दी गई है। कांवड़ यात्रा के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही दिनों का समय रह गया है। ऐसे में ऋषिकेश नगर निगम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। यात्रा मार्गों पर व्यवस्था बनाने में जुटने की और अतिक्रमण हटाने के साथ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कांवड़ यात्रा क्षेत्र में उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। 3 पार्किंग इसमें कांवड़ यात्रा के लिए तैयार किए जाने का प्रस्ताव है, तो उसमें शौचालयों की व्यवस्था, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था जो भी निगम की तरफ से होगा वो व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट पार्क में वन्य जीव जंतुओं के लिए फलदार पौधे लगाए और अपने अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रख्यात यूट्यूबर सौरभ जोशी ने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम से सीएम धामी के साथ लगाया। तो उत्तराखंड के बहुत ही प्रसिद्ध ये यूट्यूबर हैं, पूरे देश में जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री धामी के साथ इस समय मौजूद देखिए, और एक पेड़ मां के नाम, जो पेड़ मुख्यमंत्री ने लगा के इस लक्ष्य की शुरुआत की है, कई करोड़ पेड़ लगाने की, उसमें यूट्यूबर ने भी अपना भरपूर साथ दिया। उत्तराखंड में डेंगू के डंक को रोकना चुनौती बन गया है। नगर निगम के सामने डेंगू का बढ़ता लावा रोकना जहां चैलेंजिंग है, तो वहीं अब यह मुद्दा राजनीतिक मोड़ भी लेता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इस सीजन में 156 डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें अकेले देहरादून में 80 मरीज सामने आए। नगर निगम के लिए डेंगू अब चैलेंजिंग हो गया है। नए मेयर का दावा है कि डेंगू की रोकथाम को लेकर तैयारियां 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी गई थी। 100 से ज्यादा वार्ड में फॉगिंग की गई। नदी नालों से 25,000 मीट्रिक मलबा निकाला गया। मेयर को लगता है कि इतनी सफाई के बाद मानसून में इसका असर दिख रहा है, जब नालियां चौक नहीं हो रही। हम लोगों ने आज से लगभग 2.5 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले ही हमने अपने एंटी लार्वा टैंकर्स पहले 5 उनको क्षेत्रों में निकाला था, उसके बाद उसकी संख्या हमने 15 कर दी। साथ ही हमने जो फॉगिंग मशीनें हैं वो 130 फॉगिंग मशीन हमने अपने 100 वार्डों में उतारी। इसके अलावा जो 4 बड़ी हमारी जो बड़ी गाड़ियों में फॉगिंग मशीनें, बड़ी मशीनें, वो भी हमने क्षेत्रों में उतारी हैं। बस मेयर का ये बयान विपक्ष को रास नहीं आया। कांग्रेस का कहना है कि मेयर एक बार नगर निगम से बाहर तो निकले, हकीकत सामने आ जाएगी। जगह जगह पर नालियां चौक होने से लेकर कूड़े के ढेर न जाने मेयर को क्यों नहीं नजर आ रहे। दावा कर रहे हैं कि सारी नालियां साफ कर दी हैं, पूरा कूड़ा निकाल दिया है, तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि वो ऑफिस में बैठ के ये बातें कर रहे हैं। वो वार्डों का दौरा करें, शहर में निकल करके तो देखें कि जनता किस कदर परेशान है। और अभी तो बरसात शुरू हुई है। वैसे राहत इस बात को लेकर है कि भले ही डेंगू के मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। लेकिन इतना तय है कि डेंगू का चैलेंज और मॉनसून सीजन नगर निगम की मुश्किलें जरूर बढ़ा देगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। खबर मसूरी से, जहां पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस के मौके पर तिब्बती समुदाय ने एक कार्यक्रम किया, जिसमें धर्मगुरु की शिक्षा को अपनाने का वचन दोहराया गया। साथ ही इस मौके पर केक काटा गया, खुशियां मनाई गई। गौरतलब है मसूरी में तिब्बती समुदाय की मजबूत उपस्थिति है। 60 के दशक में हजारों तिब्बती परिवार दलाई लामा का अनुसरण करते हुए भारत में आए और यहीं के होकर रह गए। आज तिब्बती धर्मगुरु 14वें दलाई लामा का 90वां जन्मदिन है। जन्मदिन पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए। दलाई लामा के जन्म दिवस पर देखिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहां पर मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे और केक कट जो किया गया उसमें
रुद्रप्रयाग से समय की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां केदारनाथ धाम में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भारी संख्या में। अब तक 13,34,000 भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। रोजाना हजारों भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। शनिवार को भी 3,124 भक्त पहुंचे केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए। केदारनाथ में हादसों के बाद हेली सर्विस को लेकर सवाल उठ रहे। अभी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन जो डीजीसीए हेली लेखक दंपत्ति ह्यू गैंट्जर और कॉलिन गैंट्जर को साल 2025 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कॉलिन गैंट्जर को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया, जबकि स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते ह्यू गैंट्जर दिल्ली जाकर पुरस्कार नहीं ले सकते थे। तो ऐसे में सचिव शैलेश बगौली ने मसूरी जाकर इनके आवास पर इन्हें ये सम्मान दिया। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।